हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्त, सेशन कंटिन्यू करने से पहले आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पर एलपी सीबीटी 2 का टारगेट किया जा रहा है। एलपी सीबीटी 2 का अगर इसमें बात करेगा तो दो पोर्शन अभी हम फिलहाल चला रहे हैं। एक बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का और इसी के साथ चला रहे हैं ट्रेड का। अगर ट्रेड में अगर बात करेगा तो ट्रेड में भी दो सेशन हम लेके आते हैं। एक आते हैं इलेक्ट्रीशियन का और दूसरा लेके आते हैं फिटर का। अगर इलेक्ट्रीशियन का अगर बात करेगा तो इलेक्ट्रीशियन में आपको 5 चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं रुकमनी पब्लिकेशन से, और छठा चैप्टर जो चल रहा है उसका आज सेकंड क्लास देखने को आपको मिलेगा। डीसी जनरेटर का छठा चैप्टर है और लेक्चर नंबर इसका दूसरा है। इसी के साथ फीटर का भी 2 लेक्चर हुआ और जस्ट इसका रिजल्ट के बाद कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो फीटर का भी आपको पर डे वीडियो एक से एक दिन बीच करके मिलते रहेगा। अगर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का बात करते हैं तो इसको भी हम 2 भागों में बांटे हुए हैं। एक भाग जो है बेसिक साइंस का ले रहे थे और दूसरा भाग हम ले रहे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इसमें आपको 3 चैप्टर समाप्त होने वाला है। लास्ट लेक्चर आपको जाएगा प्रोजेक्शन का और अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा इसमें स्टार्ट होगा ज्योमेट्रिक फिगर। अगर बेसिक साइंस में भी हम तीसरा चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है हीट चैप्टर, और इसी के साथ 2 चैप्टर कंप्लीट है, एक इलेक्ट्रिसिटी का और एक स्पीड एंड वेलोसिटी का। तो जो भी कैंडिडेट अभी नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिवीजन रुकमनी पब्लिकेशन से कर सकते हैं। इसी के साथ एक नए सेशन जो आपको कंटिन्यू करेंगे, ये पहले भी आया था, जो एसके झा का 2 बुक अगर यहाँ चलेगा, ध्यान दीजिएगा। एक है जो एक न्यू पब्लिकेशन आने वाला है सीबीटी 2 के नाम से, जो ओनली सीबीटी 2 एलपी टारगेट करेगा, और दूसरा है जो 50 क्वेश्चन का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। ये भी सेशन आपको एक दिन बीच करके मिलते रहेगा, और अगर रिजल्ट आ जाता है तो इसको भी हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। अब ये बताइए कि 50 क्वेश्चन लाने का मेरा मेन मकसद क्या है कि आप अब 60 से 70% सिलेबस आपको कंप्लीट है। हम रुकमनी पब्लिकेशन से करवा दिए इंजीनियरिंग ड्राइंग भी, और इसी के साथ बेसिक साइंस भी हम कंप्लीट कराएंगे। और बेसिक साइंस में तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बेसिक साइंस पीटी जब दिए होंगे, पार्ट ए जो पीटी जो क्वालिफाई करके आए, वहाँ भी आपको बेसिक साइंस अच्छा जानकारी होगा फिजिक्स के बारे में। लेकिन अगर बात करेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग पर अब ज़्यादा हम वेटेज बनाए उसको, और उसमें हम 3 चैप्टर मेन चैप्टर जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो कंप्लीट कराए हैं, और जस्ट चौथा चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है वो ज्योमेट्रिक फिगर होने वाला है। तो 50 क्वेश्चन लाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप सारा ओवरऑल 50 क्वेश्चन में आपको बेसिक साइंस भी देखने को मिलेगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस चलते रहेगा। बस इसमें यही होगा कि थोड़ा इसको हम फास्ट लेके चलने का कोशिश करेंगे, ताकि 50 क्वेश्चन का आप डीपली एक्सप्लेन अगर करेंगे तो ये 2 घंटा का लेक्चर चला जाएगा। तो इसको हम कोशिश करेंगे 30 से 35 या 40 मिनट में कंप्लीट करने के लिए 50 क्वेश्चन का। अगर आज का सेशन का अगर बात करिएगा तो आज का जो सेशन आपको मिल रहा है वो डीसी जनरेटर का पार्ट 2 मिल रहा है। जो भी पार्ट ए नहीं देखे हैं इलेक्ट्रीशियन का, तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ वहां से देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ के माध्यम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिछले क्लास में हम 20 प्रश्न तक किए थे, और इसमें हम बोले थे कि 61 प्रश्न है तो इसको 3 सेशन लेंगे। पार्ट ए हो गया, पार्ट बी है जो 20 क्वेश्चन का हम लेंगे, और इसी के बाद तीसरा सेशन जो आएगा वो 20 क्वेश्चन के बाद आपको डीसी जनरेटर भी समाप्त हो जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो बोला गया है कि ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच बाई सी का मान क्या होता है। पिछले में भी हम बताए थे कि कम्यूटेटर बाई सी का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 3 होता है। एक ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग होता है। अब यहाँ अगर बात करिएगा तो कुछ हम बता देते हैं, कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक लैप वाइंडिंग पूछता है, एक लैप वाइंडिंग पूछता है, एक वेव वाइंडिंग पूछता है। ये दोनों पर याद रखेगा, जो बताएंगे वो फैक्ट याद रखेगा। कहे कि डीसी जनरेटर का अगर बात करिएगा तो इसमें लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग से क्वेश्चन 1 से 2 रहता है। अगर लैप वाइंडिंग का बात करिएगा और वेव वाइंडिंग है, तो याद करने के लिए ये रखिए कि देखिएगा वेव वाइंडिंग में भी नजर आ रहा है। तो अगर भी नजर आ रहा है तो आपको पता है कि यहाँ है जो वेव वाइंडिंग में वोल्टेज बढ़ेगा और धारा क्या होगा, घटेगा।
ठीक है। अब ये बताइए कि इसी का उल्टा अगर यहाँ करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ धारा बढ़ेगा और वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज घटेगा। एक पॉइंट हो गया, ये याद रखिएगा। अगर दूसरा पॉइंट का अगर बात करेगा तो दूसरा पॉइंट में यहाँ होता है जो समांतर पथों की संख्या या पोलों की संख्या, या हम कह सकते हैं कि इसमें समांतर पथों की संख्या होता है जो पोलों की संख्या के बराबर होता है। समांतर पथों की संख्या होता है जो पोलों की संख्या के बराबर होता है। और यहाँ जो होता है समांतर पथों की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। समांतर पथों की संख्या यहाँ 2 होता है और यहाँ समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है। समांतर पथों की संख्या है जो पोलों की संख्या के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि तीसरा पॉइंट में हम बताए थे कि अगर ये बताइए वोल्टेज अगर बढ़ रहा है, वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो धारा इसमें घटेगा। और यहाँ है जो वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा घटेगा इसमें वेव वाइंडिंग में, और लैप वाइंडिंग में धारा बढ़ रहा है तो वोल्टेज क्या होगा, तो घटेगा। तो 2 पॉइंट यहाँ से लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग से याद रखिएगा। तो इसमें जो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर के बार पर एक पोल पिच के दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं। बोला है कि एक कॉइल को सिरों के कम्यूटेटर के, इसका तो कम्यूटेटर के बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं। तो इस वाइंडिंग को हम वेव वाइंडिंग कहते हैं। इस वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, तो कम्यूटेटर भी 2 प्रकार से काम करता है। एक काम करता है स्लिप रिंग की, एक होता है स्लिप रिंग और एक होता है स्प्लिट रिंग। एक होता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का काम होता है एसी को डीसी में बदलना, जिसको हम रेक्टिफायर के नाम से भी जाना जाता है। और स्लिप रिंग होता है जो एसी टू एसी देता है, एसी टू एसी। आपको पता है कि जनरेटर हमेशा एसी जनरेट करता है, लेकिन उसको डीसी में अगर कन्वर्ट करना है तो वहाँ स्प्लिट रिंग लगा दीजिए, और अगर आपको एसी ही चाहिए तो वहाँ स्लिप रिंग लगा दीजिए। तो यहाँ प्रश्न में बोला गया कि यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं, तो इस वाइंडिंग को हम वेव वाइंडिंग कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अगर कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो ये बताइए। कॉइल अगर हम रफली अगर हम बताते हैं तो समझिएगा। जैसे ये बताइए कि ये इसको हम आर्मेचर लेंगे तो इस हिसाब से आर्मेचर हम बना दिए। अगर आर्मेचर का बात करिएगा ये हो गया आर्मेचर, और ये जो हम लगाए हैं ये क्या लगा दिए हैं, तो कम्यूटेटर लगा दिया। और कम्यूटेटर के बगल में हम क्या लगा दिए हैं, तो ब्रश लगा दिए हैं। और ब्रश के माध्यम से धारा लोड से जाके ऐड होता है, जुड़ जाता है। तो पूछेगा कि वोल्टेज धारा हम जो ले जाते हैं किसी ब्रश के माध्यम से, कोई भी चाहे पंखा में लगा दीजिए या बैटरी में लगा दीजिए। तो ये बताइए कॉइल के सिरों से किसे बोला है, तो कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट से। अभी बताइए, देखिए ये जो हम घेरे हैं वो क्या है, कम्यूटेटर है। जो गोल गोल घेरे हैं ये क्या है, तो कम्यूटेटर है। तो कम्यूटेटर और क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। तो कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को हम कॉइल कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉइल कनेक्शन, क्योंकि आर्मेचर में कॉइल जनरेट रहता है, लपेटा हो रहता है, और ये आर्मेचर को हम जब कम्यूटेटर से जोड़ते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो कॉइल कनेक्शन बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि कॉइल कनेक्शन होता है जब कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि लेवल कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है। तो लेवल कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का उपयोग हम प्रकाश के लिए करते हैं। किसके, तो प्रकाश के लिए करते हैं। किसको, तो लेवल कंपाउंडेड डीसी जनरेटर। यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बताइए कंपाउंडेड डीसी जो जनरेटर होता है, तो कंपाउंडेड डीसी जनरेटर में आप लोड दें या लोड नहीं दें इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम एक पॉइंट आपको जोड़ना चाहते हैं कि अगर डीसी जनरेटर का अगर बात करेगा तो डीसी जनरेटर को 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है।
अगर डीसी जनरेटर का अगर बात करिएगा तो डीसी जनरेटर को अगर बात करिएगा तो दो भागों में वर्गीकरण किया गया है और इस वर्गीकरण के हिसाब से उत्तेजना दिया जाता है। एक होता है जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है और दूसरा सेल्फ एक्साइटेड हो गया, दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो गया। तो आपको सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में भी एक होता है स्थायी चुंबक की तरह और एक होता है अस्थायी। अब ये बताइए कि अस्थायी में कौन सा चल जाएगा, तो विद्युत हो जाएगा। आपको पता है कि विद्युत देंगे तो मैग्नेट जनरेट होगा और विद्युत हटा देंगे तो मैग्नेट छोड़ देगा। तो ये बताइए कि अस्थायी होता है तो विद्युत हो गया, क्या चाहिए, अस्थायी। और ये अस्थायी को ही हम तीन भागों में बांटे हैं। कौन कौन, तो एक बांटे हैं सीरीज में जिसको हम श्रेणी बोलते हैं, तो श्रेणी कुंडलित जनरेटर, दूसरा होता है शंट कुंडलित जनरेटर और तीसरा जो होता है वो कंपाउंड जनरेट होता है, कंपाउंड और इसका बात करेगा तो कंपाउंड कुंडलित जनित्र होता है। तो तीन गो होता है। तो ये जो कंपाउंड का बात किया है यही कंपाउंड बोला है कि लेवल कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है, तो प्रकाश के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि डीसी आर्मेचर कुंडलन की कोटियां होती है। तो डीसी आर्मेचर कुंडलन की कोटियां का अगर बात करेगा तो डीसी आर्मेचर कुंडलन की कोटियां लैप और तरंग मतलब वेव दोनों होती है। जस्ट आपको हम बताए कि डीसी आर्मेचर कुंडलन की कोटियां होती है तो दोनों होती है, एक लैप वाइंडिंग भी होता है और एक वेव वाइंडिंग भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि इसका लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों होता है। अगले प्रश्न में कहा गया है, दोस्तों बता देते हैं कि आप जो भी ट्रेड का सेट जो लाएंगे वो कोशिश करिएगा मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का, क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चन से 35 के टारगेट रखिएगा या 30 नंबर का। इसमें 27 का जो नंबर होता है 35% लाना रहता है, जो पासिंग मार्क रहता है। तो ज़्यादा थ्योरी डीप में जाने से अच्छा है कि आपको हम मैक्सिमम प्रैक्टिस इसमें करवा दें। बोला है कि डीसी जनरेटर के भार संतृप्ति विशेषताएं निम्न के बीच क्या संबंध प्रदान करती है। बोलता है कि डीसी जनरेटर के भार संतृप्ति विशेषताएं निम्न के बीच क्या संबंध होता है, तो वोल्टेज और आईएफ के संबंध होता है। वोल्टेज और आईएफ के संबंध होता है किसमें, तो डीसी जनरेटर के भार संतृप्ति विशेषताओं के बीच क्या संबंध होता था, वोल्टेज और आईएफ का संबंध होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करता है। तो कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करने का काम कौन करता है, तो कार्बन ब्रश करने का काम करता है। ये जस्ट आपको हम बताए थे कि अगर बात करेगा डीसी जनरेटर का, तो डीसी जनरेटर का अगर हम फिगर बनाइएगा तो ये बताइए कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जब निकलेगा तो ये बताइए यही चुंबकीय बल रेखाएं को कौन काटेगा, तो आर्मेचर काटेगा। कौन, तो आर्मेचर काटेगा। अब ये बताइए आर्मेचर का अगर हम फिगर बनाएंगे तो इस हिसाब से एक रफली हम फिगर आर्मेचर को बना लिए और ये आर्मेचर को ले जाएंगे तो किसे जोड़ेंगे, तो कम्यूटेटर से जोड़ेंगे। अब ये बताइए ये हो गया गोल जो कम्यूटेटर हो गया, फिगर ना बन रहा है कि बना लीजिएगा, ये कम्यूटेटर हो गया। और कम्यूटेटर से जुड़ा हुआ रहता है कौन सा, तो ब्रश जुड़ा हुआ रहता है, ये हो गया ब्रश। और यही होता है कार्बन ब्रश, इसी को क्या बोलते हैं, तो कार्बन ब्रश बोलते हैं, कार्बन ब्रश। और यही कार्बन ब्रश के माध्यम से धारा लोड में जाके जोड़ दिया जाता है। लोड में पंखा भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कम्यूटेटर से, ये बताइए, ये हो गया कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करता है। तो ये बताइए कम्यूटेटर से धारा संग्रहित किस में जाता है, ब्रश में जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं कार्बन ब्रश बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह क्या कहलाती है। बोला है कि जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो जो जनरेट होगा किसके कारण होगा, तो गतिज के कारण होगा। जब इसको गति होगा तो क्या होगा, तो विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। आपको पता है कि विद्युत वाहक बल ईएमएफ जो जनरेट होता है वो फ्लक्स कटता है तो ईएमएफ जनरेट होता है, और ये सिद्धांत दिया था फैराडे साहब ने। जस्ट आपको अगले क्वेश्चन में हम समझाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत क्या है।
तो आपको डीसी जनित्र का पिछला जो क्वेश्चन बताएं उसी का जो सारा जो एग्जांपल है इसी पर हम समझा देंगे कि पिछला क्वेश्चन का गतिज क्यों हुआ। समझिएगा, डीसी जनित्र डीसी जनरेटर के बारे में एक फैराडे ने सिद्धांत दिया था कि एक नॉर्थ पोल मैग्नेट लीजिएगा, एक नॉर्थ पोल हो गया और ये एक साउथ पोल हो गया, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल से आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगा, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। अब ये बताइए, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगा और इसको जब कोई भी फ्लक्स काटेगा, कोई भी चालक तार काटेगा, जैसे चालक तार ले लिए, या अगर चालक तार बनाना चाहते हैं तो चालक तार इस हिसाब से भी बना सकते हैं। अब ये बताइए, एक चालक तार बनेगा और ये चालक तार जब नचेगा तो फ्लक्स को काटेगा, ताकि चुंबकीय बल रेखाएं के समूह को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, और फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। और ये जिक्र किसने कहा था, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत में कहा गया था कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। और वही ने सिद्धांत एक फार्मूला भी दिया था कि ईएमएफ होगा जो फाई डेल्टा या माइनस एन डी फाई वाई डेल्टा टी होता है, डी फाई वाई डेल्टा टी होता है या डी टी होता है, डी फाई वाई डी टी होता है। अब फाई का अगर बात करेगा तो फाई क्या है, तो चुंबकीय बल रेखाएं के समूह को हम फ्लक्स कहते हैं। तो माइनस एन डी फाई वाई डी टी के बारे में कौन बोला था, तो फैराडे साहब ने कहा था कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ एक तरह से वोल्टेज ही है, ईएमएफ क्या है, तो वोल्टेज ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक क्या होता है। तो किसी भी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए ये गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गति होना चाहिए। हम बताए थे कि ईएमएफ बराबर क्या होता है, तो ईएमएफ बराबर होता है माइनस एन डी फाई वाई डी टी। अब समझिएगा, माइनस के बारे में तो लेंज का नियम में बताया गया था कि जिससे ही उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करता है, इसीलिए माइनस लेते हैं और कोई इसका मतलब नहीं है। ये बताइए डी फाई। अब ये बताइए, गतिमान में फ्लक्स होगा, फ्लक्स जब कटेगा तो गति करिएगा तब, तो गतिमान में फ्लक्स अथवा गतिमान के कारण, तो जस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गतिमान चुंबकीय फ्लक्स में गति चालक के कारण क्या जनरेट होगा, तो ईएमएफ जनरेट होगा। और इसी को हम विद्युत चुंबकीय फैराडे का प्रेरण का नियम कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट क्या होगा। तो ये बताइए, हम बोले थे कि स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट क्या होगा। तो अगर इसका हम बात करते हैं तो जस्ट आपको हम पीछे भी समझाएं और फिर एक बार हम समझाने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये मैग्नेट हो गया और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रहा है, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रहा है। अब ये बताइए, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रहा है और यहाँ हम लगा दिए आर्मेचर, ये हो गया आर्मेचर जो फ्लक्स को क्या करेगा, काटेगा। और ये बताइए, आर्मेचर को जगह पर हम लगा दिए कम्यूटेटर, ठीक है। अब ये बताइए, कम्यूटेटर में भी हम बताए थे कि दो प्रकार का होता है। अगर कम्यूटेटर का अगर बात करिएगा तो कम्यूटेटर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्लिप रिंग्स, एक होता है स्लिप रिंग्स और एक होता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, राइटिंग लिखावट प्रॉब्लम हो रहा है। ये हो गया स्लिप रिंग्स और ये हो गया स्प्लिट रिंग। स्लिप रिंग्स का काम होता है कि एसी से एसी देना, जनरेटर एसी जनरेट किया और एसी ही निकाल देता है तो स्लिप रिंग्स होता है। और स्प्लिट रिंग होता है जो एसी को डीसी में बदलता है, डीसी में। अब ये बताइए, एसी को डीसी में बदल देता है, इसका शेप जो होता है इस तरीका से होता है, इस तरीका से हो गया। ये हो गया किसका, तो कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग का। और स्लिप रिंग्स का शेप जो होता है वो गोलाकार होता है इस तरीका से। ये बताइए कि यहाँ फिर लगा दिए ब्रश, आपके जिक्र कर रहा है स्लिप रिंग्स के बारे में, और यहाँ से फिर लोड से जोड़ दिए, पंखा जोड़ दीजिए या कुछ भी जोड़ दीजिए, लोड हो गया। अब ये बताइए कि आपको स्लिप रिंग्स बोला है तो बोला है कि स्लिप रिंग्स में क्या निकलेगा। तो ये बताइए, स्लिप रिंग्स में बताया कि स्लिप रिंग्स में एसी टू एसी निकलेगा, तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव करंट एसी है जो बाहर निकलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि कम क्षमता वाली डीसी मशीन का योग बना होता है। तो अगर कम क्षमता वाली डीसी मशीन का अगर क्षमता की बात करेगा तो डीसी मशीन का जो बाहर पार्ट हुआ, जैसे ये बताइए कि हम एक ये मशीन ले लिए, ठीक है। अब ये बताइए, डीसी मशीन का जो बाहरी पार्ट होता है, जो आप देखे होंगे कि बाहरी पार्ट, मोटर का बाहरी पार्ट होता है, वो बाहरी पार्ट को हम योक कहते हैं। क्या कहते हैं, योक। अब योक भी दो तरह से बना होता है, एक होता है कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, आयरन का, और एक बना होता है स्टील का।
एक बना होता है किसका, स्टील का। अब ये बताइए कास्ट आयरन होता है, इसमें कम क्षमता होता है, कम क्षमता होता है, और स्टील का अगर बात करेगा तो इसमें अधिक क्षमता होता है, अधिक क्षमता होता है। तो बोला है कि कम क्षमता वाली डीसी मशीन में जो योक किसके बनाई जाती है, तो कम क्षमता वाले कास्ट आयरन की बनाई जाती है, कम क्षमता वाली कास्ट आयरन की बनाई जाती है, और अगर अधिक क्षमता देता है तो स्टील की बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कम्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य प्रयोग किए जाने वाले अचालक पदार्थ कौन सा होता है। अचालक पदार्थ जो कम्यूटेटर और सेगमेंट्स के मध्य, कम्यूटेटर और सेगमेंट के मध्य कौन सा रहता है, तो अभ्रक डाला होता है। जो क्या होता है, तो ये कुचालक का काम करता है। तो कम्यूटेटर और सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किए जाने वाले अचालक पदार्थ कौन सा होता है, तो अभ्रक होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण क्या होता है। तो अगर बात करेगा आर्मेचर कोर को, तो आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण होता है एडी करंट धारा या एडी करंट क्षति को मान को कम करने के लिए। तो आपसे प्रश्न में बोलेगा कि आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण क्या होता है, तो एडी धारा क्षति को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर पोल शूज स्थापित किया जाता है। आर्मेचर के चारों ओर पोल शूज स्थापित किया जाता है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स जो छितिर बितिर होता है, फ्लक्स निकलता है तो इस हिसाब से निकलता है। इसको स्टॉक करने के लिए, समान वितरित करने के लिए एक ऊपर क्या लगा दिया जाता है, तो पोल शूज लगा दिया जाता है। तो यही वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या लगा दिया जाता है, तो पोल शूज स्थापित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सामान्य आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो अगर आर्मेचर प्रतिरोध का मान बोलेगा तो 1 ओम के बराबर होता है। आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो 1 ओम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी जनित्र के ब्रसेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो क्या होगा। तो ये बताइए, किसी भी जनित्र का ब्रसेज का वोल्टेज ड्रॉप अगर बढ़ जाएगा, कब बढ़ेगा, जब धारा का मान बढ़ेगा, लोड करंट का मान बढ़ जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा। जिसे हम नॉर्थ पोल बनाए थे और ये बनाए थे हम साउथ पोल। ये बताइए चुंबकीय बल रेखाएं निकाले थे और यहाँ हम क्या लगा दिए थे, तो यहाँ हम एक आर्मेचर लगाए थे और आर्मेचर के पास यहाँ हम कम्यूटेटर लगाए थे और ये हो गया ब्रश। ठीक है, अब ये बताइए कि हमको यहाँ जो ईएमएफ जनरेट होगा, आपको हम बताइए कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। अब ईएमएफ हमको तेजी से निकालना है, मतलब वोल्टेज हमको तेजी से निकलेगा। तो वोल्टेज तेजी से कब निकलेगा, जब धारा तेजी से निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि लोड करंट अगर बढ़ा दीजिएगा तो वोल्टेज भी ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि लोड करंट बढ़ जाने पर वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है। बोला है कि किसी भी शंट जनित्र, अब ये बताइए शंट जनित्र आपको हम बताए थे कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को हम दो भागों में बांटे थे। एक होता है मैग्नेट और एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है। इसे ये बताइए कि अगर उत्तेजना का अगर बात करेगा तो उत्तेजना 2 प्रकार से किया जा सकता है। डीसी जनरेटर को 2 प्रकार से उत्तेजना किया जा सकता है। एक किया जा सकता है सेल्फ एक्साइटेड, ठीक है, और दूसरा किया जाता है सेपरेटली एक्साइटेड। इसको पहले को हम बोलते हैं पृथक उत्तेजक और दूसरा बोलते हैं स्व उत्तेजक। दूसरा को हम क्या बोलते हैं, तो स्व उत्तेजक बोलते हैं। दूसरा को हम बोलते हैं स्व उत्तेजक बोलते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। अब ये बताइए पृथक उत्तेजक को सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं और इसको हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक अस्थायी चुंबक होता है, लगाया जा सकता है इसमें, और एक अस्थायी चुंबक लगाया जा सकता है। अस्थायी चुंबक में कौन सा होता है, तो विद्युत होता है। अब ये बताइए इसको भी 3 भागों में बांट दिया। एक बांट दिया सीरीज में, दूसरा बांट दिया शंट में और तीसरा बांट दिया किसमें, तो कंपाउंड में बांट दिया।
तीसरा कंपाउंड में बांट दिया। अभी बताइए इस शंट सीरीज जो होता है उस सीरीज में आपको पता है कि सीरीज में होता है जो मोटा होता है, तो मोटा होगा तो कम लपेटा होगा। सीरीज होता है मोटा और कम लपेटा तार का कॉइल का, और शंट होता है जो पतला तार अधिक लपेटा होता है, और कंपाउंड हो गया जो मिक्सअप हो गया। तो यही जिक्र किया गया है कि अगर किसी शंट जनित्र का, किसका, तो शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। तो शंट फील्ड पर सर्किट का जो प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो कम होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि क्रिटिकली प्रतिरोध से कम होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। आप स्वाभाविक समझ सकते हैं कि अगर प्रतिरोध कम रहेगा तभी विद्युत वाहक बल पैदा बहुत आसानी से होगा, या विद्युत वाहक बल पैदा बहुत आसानी से होगा। तो वही बोला कि किसी भी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध क्या करना चाहिए, तो क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ऐसे हम डीसी जनरेटर का अगर एक्सप्लेन करने कहिएगा तो उसमें 3 से 4-5 मिनट समय ले लेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि मैक्सिमम इसमें प्रैक्टिस करवा दें कि आपको 37 या 30 तक नंबर यहाँ आसानी से मिल जाए। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें बोला कि निम्न में से कौन सा जनित्र, अगर बात करेगा कि निम्न में से कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। बोला कि निम्न में से कौन सा ऐसा जनित्र है जो अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। तो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत वाहक बल जो पैदा करता है वो पृथक उत्तेजित जनित्र करते हैं। इसी को हम बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है जो बाहर से डीसी जनित्र के द्वारा इसको उत्तेजित किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये बताइए कि अगर हम बाहर से करने का मतलब ये हो गया कि अगर हम एक डीसी जनरेटर का शेप बनाते हैं तो डीसी जनरेटर का शेप जो बनता है ये बनता है। शॉर्ट में अगर डीसी जनरेटर का शेप बनाना रहता है तो ये हो गया। अब ये बताइए कि ये हो गया डीसी जनरेटर, यहाँ हो गया लोड से हम मानते हैं कि जोड़ दिए, ठीक है। अब इसको हमको बाहर से एक्साइटेड करना है, तो बाहर से एक्साइटेड करने के लिए इस तरीके से मैग्नेट लगा के इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए, तो ये क्या होगा, फ्लक्स छोड़ेगा, और फ्लक्स छोड़ेगा या चुंबकीय बल रेखाएं छोड़ेगा, और ये छोड़ेगा तो ये क्या करेगा, काटेगा, इसको कटिंग करेगा। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जिसको हम पृथक उत्तेजित जनित्र कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। ये जो जनित्र बनाए वो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। कौन सा, तो पृथक उत्तेजित जनित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। यदि किसी भी डीसी शंट जनित्र का, अगर शंट जनित्र में हम बताए थे कि शंट जनित्र में जिसको हम बाहर से एक्साइटेड करते हैं, तो शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण क्या है। तो किसी भी डीसी स्व उत्तेजित मतलब सेल्फ एक्साइटेड जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने के कारण हो सकता है कि ओवरलोडिंग बढ़ जाने के कारण भी समाप्त हो सकता है, गंभीर शॉर्ट सर्किट होने से भी समाप्त हो सकता है, और जनित्र को लंबे समय तक बंद या बेकार अवस्था में रखने पर भी क्या हो सकता है, तो अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर करंट की गणना किस सूत्र से किया जाता है। तो अगर डीसी शंट जनित्र के अगर पूछेगा तो शंट जनित्र की जो गणना किया जाता है वो आई आर्मेचर मतलब धारा आर्मेचर हो गया, आई लोड हो गया, और ये शंट हो गया। तो यहाँ जो होता है वो आई ए होता है, जो आई एल मतलब लोड का करंट और शंट का करंट के योग के बराबर कौन होता है, आर्मेचर का करंट। लेकिन यही अगर सीरीज में अगर बोल देगा कि नहीं सीरीज में क्या होता है, तो सीरीज में ये श्रेणी में रहने के कारण इसका धारा समान हो जाता है, और यहाँ जो होता है आई ए बराबर आई एल और बराबर आई
एस होता है, आई हो गया जो सीरीज हो गया, एस हो गया जो सीरीज हो गया। तो यहाँ होता है जो धारा समान होता है, ये फार्मूला हो गया श्रेणी शंट का, अति श्रेणी और जनरेटर का। लेकिन अगर यहाँ बोलेगा शंट जनित्र का कौन सा होता है, तो आइए मतलब आर्मेचर का योग जो होता है धारा का, वो लोड करंट के और शंट करंट के योग के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्त बता देते हैं कि इसमें आपको 61 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आज हम 41 क्वेश्चन तक किए हैं। इसका थर्ड सेशन भी जल्द आपको अपलोड किया जाएगा। अब आपको रिजल्ट के बाद आपको एक दिन बीच करके आपको जो ट्रेड का सेशन चल रहा है इलेक्ट्रीशियन का, वो हम बनाने का कोशिश करेंगे। तो अगर आप ये कोई सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।